मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिला है। एहतसाब अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी है, जबकि हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है और वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि डॉलर की कदर हकीकी नहीं, असल कीमत 200 से कम है। आइंदा दिनों में ये कम हो जाएगी। किसी से कोई डील नहीं हुई। इमरान खान ने डील के तहत धरना दिया था। इसहाक डार ने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि डॉलर को असल कीमत पर लाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल की अपनी और मेरी अपनी सोच है। सैलाब के दौरान अवाम पर पेट्रोल का बोझ नहीं डालना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म और मिफ्ता से कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा, IMF से डील करना आता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान ने मईशत को तबाह किया। अगर घटिया सियासत ना होती तो आज पाकिस्तान का बेहतर मकाम होता। इमरान खान की तकारीर से लग रहा है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। नवाज शरीफ के इलाज में कोरोना की वजह से ताख़ीर हुई। तवक्को है मरियम नवाज की तरह नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिलेगा। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पिछले दौर में 5 महीने वज़ीर ख़ज़ाना रहा और फिर 5 महीने जेल में मुल्क को अमीर तबके ने घेर रखा है। हमारा ग्रोथ का मॉडल सही नहीं, पाकिस्तानी बरामदात में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कराची में तकरीब से खिताब में मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पिछली मरतबा मैं 5 महीने वफाकी वज़ीर रहा था फाइनेंस का, उसके बाद 5 महीने जेल भी गया था। तो शायद अब्बासी साहब को मैं अक्सर कहता था कि सर जितना अरसा आपने वज़ीर बनाया उतना अरसा जेल में भी रखा है आपने। हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो गलत है। हमारा ग्रोथ मॉडल है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे डिराई करता है और फिर जब आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप कंपेटिटिव नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई ब्रांड स्टैब्लिश नहीं करी, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। रियली हम पाकिस्तानी एज अ नेशन हैव फेल्ड टू एक्सपोर्ट। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बोलना चाहिए, 1% रिपब्लिक बोलना चाहिए, क्योंकि 1% एलीट कंट्रोल एवरीथिंग इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान 23 करोड़ के मुल्क में आप 2 स्कूलें गिरा सकते हैं जिसके अंदर से आधे अमीर बच्चे आ रहे हैं और आधे हुकूमत के मिनिस्टर्स आ रहे हैं। तो डू यू नॉट सी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान? और अब आपको बताएं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का इशारा दे दिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ का इजलास हुआ। इमरान खान ने हिदायत की लॉन्ग मार्च में अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाएं, हकीकी आज़ादी को जिहाद समझकर अपना हिस्सा डालें। हमने बड़े जलसे ज़रूर किए हैं मगर अब निचली सतह की क़यादत तक को मेहनत करना होगी। 16 अक्टूबर को 9 कौमी असम्बली और 3 पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तौसी या तकर्रुर के हवाले से आइन को देखना होगा, फैसला मेरिट पर होगा। भोले भाले आदमी की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इमरान खान एडवाइस देने वाले कौन होते हैं? पीटीआई इस काबिल नहीं कि उससे कोई बातचीत हो। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। किसने देनी है? नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है? आइन किसको इख्तियार देता है? ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है, आप उसको ऐसा संजीदा ले लेते हैं। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, मेरिट पे करना है। वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता हो? पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। पीटीआई इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें। हम तो कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पे आर्मी चीफ जो है वो तैनात होता है, तो इसलिए उनको फिक्र करने की इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। हु इज़ ही टू डिक्टेट द गवर्नमेंट? और उसमें भी आइन में दर्ज है कि इलेक्शन कब होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की हेल्थ प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत।
सरकारी अस्पतालों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब। चौधरी परवेज इलाही का अस्पतालों की सोलराइजेशन के प्रोग्राम का मुकम्मल तखमीना लगाने का भी हुक्म। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइए किस हवाले से? लियाकत अंसारी से रब्ता करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हेल्थ प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब। चौधरी परवेज इलाही के अस्पतालों की सोलराइजेशन के प्रोग्राम का मुकम्मल तखमीना लगाने का भी हुक्म। और ये भी हुक्म दिया गया है कि गंगाराम अस्पताल के जच्चा बच्चा ब्लॉक को रवा मुकम्मल किया जाए। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हेल्थ प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। लियाकत अंसारी से रब्ता बहाल हुआ है। लियाकत अंसारी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से वेला की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें सूबा भर में ज़ेर तकमील हेल्थ प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब से वेला ने हेल्थ प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत की और सरकारी अस्पतालों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब किया। वज़ीर आला पंजाब से वेला का कहना था कि गंगाराम अस्पताल के जच्चा और बच्चा जो ब्लॉक है उसको रवा माह में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों की सोलराइजेशन के प्रोग्राम का मुकम्मल तखमीना लगाने की भी हिदायत की, जबकि जुबली टाउन में डेंटल अस्पताल की तामीर और बहाली के लिए फंड फराहम करने की भी मंजूरी दी। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने की हिदायत की गई। चौधरी कुवेलाई का कहना था कि DHQ गुजरांवाला और साहिवाल की अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि DHQ गुजरांवाला को 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल टीचिंग अस्पताल बनाया जा रहा है, जबकि DHQ साहिवाल को 773 बेड पर मुश्तमिल टीचिंग अस्पताल बना रहे हैं। वज़ीर आला ने 250 बेड के इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन रावलपिंडी में 30 जो डायलिसिस मशीनें और दीगर आलात हैं उनकी तनसीब जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि इस्लामाबाद में किसानों को और उनके धरने को आज 7वां रोज़ है। किसानों के हुकूमत से मुज़ाकरात और आइंदा के लाहे-अमल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार में? जी बिल्कुल, किसानों का पड़ाव आज 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है इस्लामाबाद के अंदर। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे इन्होंने नाश्ता किया है, उसके साथ साथ यहाँ पे ढोल भी बज रहे हैं जिसकी ताप पे ये भंगड़े भी डाल रहे हैं। ताहम हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। अब तक जो है 3 दौर राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुए हैं, ताहम नाकाम रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इनकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करवाई जाए, ताहम जिसके हवाले से इन्हें अभी तक जो है टाइम नहीं मिल सका। ताहम आज मुतवक्की है कि इनकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करवाई जाएगी और इनका ये मुतालबा आज की मुलाकात में होगा कि इनको जो है नोटिफिकेशन इनके मुतालबात जिसमें बिजली की कीमतों में कमी और खाद की कीमतों में कमी के हवाले से इन्हें नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, तो ये धरना ख़त्म करेंगे। तो इस हवाले से हमारे इनके रहनुमाओं से बात हुई थी, तो इनका कहना था कि अगर आज जो है मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम प्लान B और प्लान C की तरफ जाएंगे। प्लान B ये होगा कि यहाँ से D चौक की तरफ मार्च करेंगे और प्लान C ये होगा कि अगर इन्हें यहाँ से मार्च करने के से रोका गया तो ये पूरे मुल्क के किसानों को जो है मेन शाहराहों पर निकालेंगे और पूरे मुल्क की जो मेन शाहराहें हैं वो बंद करेंगे। जी मेन शाहराहें बंद करेंगे, किसानों की जानिब से कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अवैस अब्बासी, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 29 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। कराची में इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये में फ़रोख्त और बैरूनी कर्ज़ों में 1700 अरब रुपए का दबाव कम हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 332 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि 100 इंडेक्स 41,534 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 29 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा रुपए की कदर मुस्तहकम होती नज़र आती है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात है, जिसमें बड़ी वजह तो इसहाक डार साहब का वो कॉन्फिडेंस है जिस पे उन्होंने कल भी अपने इंटरव्यू के दौरान ये जो बात कही है कि ये जो डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ इसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने स्पेकुलेशन करार दिया है। साथ साथ इसमें उनका कहना ये भी है कि डॉलर की जो असल वैल्यू है 200 रुपये से नीचे है। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तीसरी बड़ी बात यह है कि इस महीने में FATF का भी इजलास होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम शराइत को पूरा कर लिया है। अब तक के ज़रा यही बात कर रहे हैं कि इस मरतबा ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की एक और बात कि वो IMF के साथ डील करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे और उनको काफ़ी महारत भी इसके अंदर हासिल है। तो अब कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो रीशेड्यूलिंग होगी कर्जों की और खासतौर पर जो सैलाब की वजह से जो पाकिस्तान के नुकसानात हुए हैं, इसके हवाले से भी कई कंट्रीज जो हैं उसमें कुछ हमें थोड़ा सा रिलीफ देंगे। तकरीबन $10 बिलियन तक का हमें कर्जों में रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ IMF के साथ जो मामला है उसमें कई शराइत पर इसहाक डार साहब ने कहा है कि उसको भी नरम करने के ऊपर बात की जाएगी। तमाम जितनी भी चीजें हैं इसका इम्पैक्ट हमारे रुपए पे भी पड़ रहा है और साथ साथ इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है कि स्टॉक मार्केट में हम कुछ देख रहे हैं कुछ दिनों से वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं। इंडेक्स इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स ये चीज बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकारों का ध्यान है वो किस हद तक बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स का ध्यान भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब भी बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तारिक औरी। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में डेंगू का फैलाव रोकने के लिए इंसदादे डेंगू टीमों की तादाद बढ़ा दी गई। माहिरीन के मुताबिक रवा माह डेंगू केसेस में इजाफे का खदशा है। मजीद जानते हैं सुहेल कैसर से। बारिशों का मौसम ख़त्म होने के बाद लाहौर में एक मरतबा फिर गर्मी ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लाहौर में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जा पहुंचा है और इस माहौल को डेंगू की अफजाइश के लिए बहुत मुनासिब करार दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मानसून का सीज़न ख़त्म होने से पहले लाहौर में तकरीबन 600 मिलीमीटर बारिश बरसी, जिसके बायस ज़मीन अभी तक बड़ी हद तक नम है और उसके बाद जब गर्मी ने दोबारा से ज़ोर पकड़ना शुरू किया है तो इस मौसमी माहौल को डेंगू की अफजाइश के लिए बेहतरीन करार दिया जा रहा है। इसी तनाजुर में महकमा मौसमियात की तरफ से भी एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि डेंगू की अफजाइश का ज़्यादा खतरा माह अक्टूबर में रहेगा और उसके बाद नवंबर में भी किसी हद तक फैलाव जो है वो देखने में आएगा और ये सूरत हाल 5 दिसंबर तक बरकरार रहने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी ये हदायत की गई है कि वो डेंगू पेशेंट्स के हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखें। वार्ड्स जो इसके लिए स्पेशल वार्ड्स सरकारी हॉस्पिटल्स में कायम किए गए हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखें और वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल रखें। जी। बिजली पैदावार में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी, आवाम से अरबों रुपए की इजाफी वसूलियाँ। नेपरा ने मुल्क में बिजली पैदावार की थर्ड पार्टी तहकीकात का ऐलान कर दिया। सस्ते पावर प्लांट्स की बजाय महंगे पैदावार से आवाम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नेपरा के मुताबिक एक साल में महंगे पावर प्लांट्स ने आवाम पर 23 अरब रुपए का बोझ डाला। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहाब, बताइएगा इस हवाले से। देखिए जी, माली साल 2021-22 के हवाले से नेपरा दस्तावेज में अहम इंकशाफात हुए हैं, जिसमें मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी और आवाम से इजाफी वसूलियों का इंकशाफ हुआ है। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक महंगी बिजली की पैदावार और मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जियां की गई हैं और इन्हीं खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का ऐलान किया है। अथॉरिटी ने बताया गया है कि एक साल के दौरान महंगे पावर प्लांट से आवाम पर मजमूई तौर पर 23 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा और बिलों में उनसे वसूलियां की गई। ईंधन की कमी और बद इंतजामी के बायस महंगी बिजली की पैदावार हो रही है। दस्तावेज में ऐसा कहा गया है। LNG की किल्लत के बायस आवाम से 19 अरब 33 करोड़ की वसूलियां हुई, जबकि सिस्टम में खराबियों की वजह से भी आवाम पर 3 अरब 67 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। अब अथॉरिटी ने इस तमाम तर मामले का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है और ये भी बताया गया है कि 2018 से 2020 के दौरान भी। जी वहाँ बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। मंछर झील के सैलाबी पानी में कमी के बाद इलाका मकीनों की अपने घरों की तरफ वापसी का अमल शुरू हो गया है। इंडस हाईवे रोड को कट लगाने के बायस ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 आसिफ अली मेमन से। बिल्कुल इस वक्त मैं 7 के टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे रोड पर मौजूद हूँ। ज़िले इंतजामिया की जानब से 20 रोज़ कबल जो है मंछर झील के सैलाबी पानी को दरिया सिंध में अखराज करने के लिए दादू 7 इंडस हाईवे रोड को कट लगाया गया था। 20 रोज़ गुजरने के बावजूद इस कट को बंद नहीं किया गया, जिसके बाद लाड़काना हैदराबाद और दादू 7 का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता है। इस वक्त तक इस कट को बंद न करने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। मकामी जो इलाका मकीन है वो
کشتی کا سفر کرنے پر مجبور ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مقامی علاقہ مکینوں کو مفت کشتی سروس فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث نجی کشتی سروس کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف واپسی کا عمل شروع کر چکے ہیں۔ کشتی نہ ملنے کے باعث جو ہے نجی کشتیوں کی جانب سے سیلاب متاثرہ افراد سے بھاری رقم وصول کی جا رہی ہے، جس کے باعث متاثرہ افراد جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر انڈس ہائی وے روڈ کو جو ہے بحال کر کے اس کٹ کو بند کیا جائے تاکہ علاقہ مکین جو ہے وہ بآسانی طریقے سے دادو اور سیون کا سفر کر سکیں۔ جی کوئٹہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 1000 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ ملازمین نے کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی۔ شہر میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز فرید اللہ خان سے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے کوئٹہ کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے مہم شروع کی، تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے یہ مہم شروع کی گئی، جس کے بعد دیکھنے میں یہ آ رہا ہے گرین اینڈ کلین مہم تو شروع کر دی گئی، لیکن شہر میں صفائی کا برا حال تب ہوا جب 1400 ملازمین نے ہڑتال کر دی کیونکہ انہیں 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ وہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملازمین کا یہ کہنا ہے جب تک وہ انہیں تنخواہ ادا نہیں کی جاتی وہ اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ اس وقت ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، اسے ہم بات کریں۔ جی آپ بتائیں صفائی کی وجہ سے کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ تو آپ کیمرے پہ اوپر آپ خود دکھا سکتے ہو، یہاں پہ کچرے اتنا ہوئے، یہاں پہ مکھی بھی زیادہ ہے، مچھر بھی زیادہ ہے، لوگ جو ہے بہت شدید پریشان ہیں، اور یہاں پہ بخار بھی، ٹیپیٹ اور ملیریا جو ہے یہ کل عام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ بھی لین اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ صوبے سے خصوصاً صوبے سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ خدارہ یہ چیزیں آپ اٹھا لیں، یہ آپ نہیں کر سکتے تو ہم لوگ مجبوراً عوام وفاق سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لے لیں۔ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں ان کو اٹھائے تاکہ کسی وبائی امراض نہ پھیلے۔ دوسری جانب دیکھنے کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حکام ان کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہیں اس وجہ سے ادا نہیں کی گئی، محکمہ فائنانس کی جانب سے انہیں تنخواہیں ادا جاری نہیں ہوئی، جیسے فنڈ جاری ہوں یہ تنخواہیں ادا کر دیں گے، ان کی کوشش ہے جلد از جلد تنخواہیں ادا کی جائیں تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ جی فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کروڑوں روپے کی مشینری ڈمپنگ پوائنٹ پر کھڑی رکھ کر تباہ کر لی ہے۔ مشینری کی مرمت کرائی گئی، نہ ہی اسے نیلام کیا گیا۔ اسی سے متعلق مزید احوال بتا رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عبدالباسط۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حکام کی غفلت، کروڑوں روپے کی گاڑیاں اور مشینری کباڑ بن گئی۔ کئی سال سے ہیوی مشینری اور گاڑیاں کھلے آسمان تلے کھڑی رہ کر زنگ آلود ہو گئیں۔ درجنوں گاڑیاں اور مشینری سسٹم سے باہر ہونے سے محکمے کی کارکردگی بھی متاثر ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں کہ اگر مشینری کی بر وقت مرمت ہوتی رہے تو محکمہ کو بھاری نقصان سے بچایا جا سکتا ہے اور محکمانہ کارکردگی میں بھی بہتری ممکن ہے۔ کوڑا کرکٹ اٹھایا نہیں جا رہا، ٹیمیں کام نہیں اچھے طریقے سے کر رہی، ویسٹ آف منی ہے، لوگوں کو صفائی ستھرائی نہیں مل رہی۔ ان کے اگینسٹ اس سکریپ کو سیل آؤٹ کر کے اور بہترین اور نئی مشینری دینی چاہیے۔ میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے مطالبہ کرتا ہوں یا تو ان کو ٹھیک کروایا جائے، عوام کو سہولت دی جائے، اگر نہیں ٹھیک کروا سکتے تو اس کو نیلامی کی جائے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کہتے ہیں جلد پرانی گاڑیوں اور مشینری کی نیلامی اور نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نیلامی ہماری ہو چکی ہے، فائل انڈر پروسیس ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے کوئی 1 ہفتے کے اندر یہ سارا سامان اٹھا لیا جائے گا۔ اس میں ہمیں بھی مسئلے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہمیں جو ہمارا کاٹ کے بعد پڑا ہوا ہے، ٹائر پڑے ہوئے ہیں، اس میں ڈینگی کا ایشو ہوتا ہے، تو ہم ہفتہ وار اس میں صفائی کروا رہے ہوتے ہیں مسلسل، کیونکہ وہ مسلسل عذاب جام بنا ہوا ہے۔ کباڑ کا روپ دھارے مشینری، گاڑیوں اور کنٹینرز کے یہ ڈھیر انتظامی عدم دلچسپی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حکام کی غفلت کے باعث گزشتہ کئی سالوں سے ہیوی مشینری اور قیمتی گاڑیوں کی نہ تو مرمت کروائی گئی، نہ ہی ان کی نیلامی یقینی بن سکی، جس سے یہ گاڑیاں اور مشینری کھلے آسمان تلے کھڑی کباڑ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ کیمرامین زبیر گھومن کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ آزاد کشمیر میں جگہ جگہ صدیوں پرانے علاقائی تہذیب کے نشان پائے جاتے ہیں، لیکن متعلقہ اداروں کی عدم توجہ کے باعث یہ قومی ورثہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات تقی الحسن کی رپورٹ میں۔
दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद के अजीज चौक से मुल्हिका अहाते में कायम खस्ता हाल और बोसीदा मगर सदियों की तारीख अपने अंदर समोए ये मंदिर आसार कदीमा की हैसियत का हामिल है, लेकिन मुतल्लिका इदारों की गफलत के बायस ये अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा मुकामात पर आसार कदीमा हैं, मगर मुजफ्फराबाद में अगर देखा जाए तो तकरीबन 7 के करीब मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये इनकी जो अराजी हैं वो कब्जे में जा चुकी हैं। लोगों ने प्लाजे बना लिए हैं, लोगों ने इस पर अपने दफातर कायम कर दिए हैं। बाज़ मंदिरों पर तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी पट्टियाँ भी लगाई हुई हैं कि ये हमारे, लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये खाली इसके कब्जे के हद तक वो इसके कस्टोडियन बने हुए हैं। हुकूमतों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये हमारी शनाख्त है और इस तरह हमारा मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि दूसरों के मजहब का एहतराम किया जाए। महकमा आसार कदीमा के हुकाम इस खस्ता हाल कदीमी इमारत की रौनकें बहाल करने के लिए मरहलावार इकदाम के दावेदार हैं। सैकड़ों साल पहले जो तर्ज तामीर था, जो मटेरियल यूज़ होता था, वो आज तो अवेलेबल नहीं होता। अब हम कोशिश करते हैं कि उससे मिलता जुलता कोई ऐसा मटेरियल हम बना सकें और उसको इस तरीक़ेकार की शक्ल दें कि ये भी अंदाज़ा ना हो कि इसको हमने कोई रेनोवेट किया हुआ है, ताकि इसकी जो तारीख़ी हैसियत है वो बरकरार रहे। पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है, जैसे जहाँ पर भी लोगों के कब्ज़े हैं तो वो छुड़ाए जाते हैं, उसके बदले या तो उनको पेमेंट की जाती है या अल्टरनेटिव ज़मीन दी जाती है, जो भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी करेगी, लेकिन यहाँ से हम उसको खाली करवा लेंगे। हुकाम के दावे अपनी जगह, लेकिन इस कौमी विरसे की हिफाजत और बहाली के लिए अगर बरवक्त इक़दामात न उठाए गए तो मुस्तकबिल में इसके निशानात भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। इस मंदिर की तरह शहर के मुतअद्दिद तारीखी मुकामात अब रफ्ता रफ्ता खस्ता हाली की जानिब बढ़ते अपनी तारीखी हैसियत भी खो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।